प्राचीन मिस्र, जो नील नदी के किनारे 3 सहस्राब्दियों से अधिक समय तक फैली सभ्यता है, अपने संगठन, स्मारकीय वास्तुकला और शाश्वतता में गहन विश्वास के लिए उल्लेखनीय है। इसका इतिहास फरोनिक शक्ति और रचनात्मक कारनामों का एक ताना बाना है। मिस्र की विरासत पत्थर, सोने और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है, जो उनके समाज को नियंत्रित करती थी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो शुरू करें। मिस्र के इतिहास को समझने के लिए भूगोल को समझना आवश्यक है। मिस्र नील नदी का उपहार था और आज भी है। नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि मिस्र के जीवन, परिवहन और विश्व दृष्टि की केंद्रीय धुरी थी। इसका वार्षिक बाढ़ चक्र, कविता, जो कालीगाद से आसपास की भूमि को उर्वर बनाता था, कालीगाद से आसपास, उनकी कृषि का इंजन और उनकी संपत्ति का आधार था। मिस्रवासियों ने वर्ष को 3 ऋतुओं में विभाजित किया था: कविता, बाढ़, परिवार, बुवाई और योजना, फसल काटना। मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्रीय पैटर्न न केवल उनके कृषि जीवन को निर्धारित करता था, बल्कि उनके धर्म में भी व्याप्त था, जो देवता ओसिरिस द्वारा सन्निहित पुनरुत्थान के शाश्वत वादे का प्रतीक था। नील नदी पर निर्भरता ने सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन में सक्षम एक केंद्रीकृत प्रशासन की आवश्यकता को बढ़ावा दिया, जो देश के प्रारंभिक एकीकरण में एक प्रमुख कारक था। नील नदी के बिना प्राचीन मिस्र, जैसा कि हम जानते हैं, अस्तित्व में नहीं होता। महान फराओ के उदय से पहले मिस्र नील नदी के किनारे बिखरी कृषि संस्कृतियों का देश था। पूर्व राजवंश काल 5500 से 3100 ईसा पूर्व में नवपाषाणकालीन समुदायों का धीमा विकास हुआ, जो अंततः 2 मुख्य राज्यों में विलीन हो गए: ऊपरी मिस्र दक्षिण में और निचला मिस्र उत्तर में। डेल्टा, बदरियन और नकादा जैसी संस्कृतियों ने मिस्र के समाज की नींव रखी। सिंचाई तकनीक, उन्नत मिट्टी के बर्तन और अंत्येष्टि प्रथाओं का विकास किया, जो परलोक के प्रति बढ़ती चिंता को दर्शाते थे। नाकाडा संस्कृति, जिसमें शामिल है 4000 ईसा पूर्व तक, इसमें महत्वपूर्ण विकास हुआ तथा हेराकोनपोलिस और एबिडोस जैसे महत्वपूर्ण स्थल शक्ति के केंद्र बन गए। यह नकादा तृतीय चरण, जिसे प्रायः राजवंश शून्य कहा जाता है, के दौरान था, जब चित्रलिपि लेखन का प्रयोग आकार लेने लगा, प्रारंभ में प्रशासनिक और लेबलिंग उद्देश्यों के लिए। सौंदर्य प्रसाधनों को पीसने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औपचारिक स्लेट पैलेट का विकास राजनीतिक कारनामों को दर्ज करने का एक साधन बन गया। इस अवधि के नार्मर पैलेट को अक्सर एकीकरण को दर्ज करने वाला प्रमुख दस्तावेज माना जाता है, जिसमें फिरौन को दक्षिण का सफेद मुकुट और उत्तर का लाल मुकुट पहने हुए दिखाया गया है, जो 2 भूमियों पर नियंत्रण का प्रतीक है। राजसी सत्ता और राजशाही विचारधारा के प्रतीक, जो भविष्य की सभ्यता के स्तंभ थे, इस अवधि के दौरान सुदृढ़ हुए। तांबे के धातु विज्ञान का ज्ञान भी प्रचलित हुआ, जिसने धीरे धीरे पत्थर के औजारों का स्थान ले लिया। मिस्र के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ देश का एकीकरण है, एक ऐसी घटना जिसे पारंपरिक रूप से 3100 ईसा पूर्व के आसपास फिरौन मेनेस, संभवतः नार्मर, को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो पुरातन या प्रारंभिक राजवंश काल 3100 ईसा पूर्व से 2686 ईसा पूर्व की शुरुआत को चिह्नित करता है। एक ही ताज के तहत 2 भूमियों का एकीकरण एक साधारण राजनीतिक कार्य से कहीं अधिक था। इसने देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में फेरोनिक राजशाही की केंद्रीय अवधारणा को स्थापित किया, जो मात, ब्रह्मांडीय व्यवस्था और न्याय का गारंटर था। राजधानी मेम्फिस में स्थापित की गई थी, जो ऊपरी और निचले मिस्र के मिलन बिंदु पर रणनीतिक रूप से स्थित एक शहर है, जिसका नाम मिस्र के शब्द से लिया गया है, इनेब एडी, सफेद दीवारों। प्रथम और द्वितीय राजवंशों के फराओ ने नियंत्रण को मजबूत किया, और यद्यपि इस अवधि की अंत्येष्टि इमारतें, मस्तबास, आयताकार मिट्टी ईंट से बने मकबरे पहले से ही एक वास्तुशिल्प परिष्कार प्रदर्शित करते थे, जो आने वाले आश्चर्यों का पूर्वाभास देते थे, जिसमें एबिडोस में डायट का अंत्येष्टि परिसर इसका प्रमुख उदाहरण है। इस काल में फिरौन को भगवान होरस का अवतार मानने की विचारधारा दृढ़ हो गई, और शाही नाम, जैसे होरस का नाम, एक शिलालेख में अंकित किए गए सेरेख, एक डिजाइन जो एक महल के मुखौटे की नकल करता है, अपने दिव्य अधिकार का दावा करता है। अपने दिव्य थे
एक वजीर के नेतृत्व में केंद्रीकृत प्रशासन का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिससे अभूतपूर्व पैमाने पर संसाधनों और जनशक्ति को जुटाया जा सका तथा पिरामिडों के भव्य युग के लिए मंच तैयार हुआ। प्राचीन साम्राज्य, तीसरे से छठे राजवंश, मिस्र के इतिहास का स्वर्ण युग है, जो आंतरिक शांति, आर्थिक समृद्धि और फारोनिक अधिकार की पराकाष्ठा का काल था। इसे सर्वत्र पिरामिड निर्माताओं के युग के रूप में जाना जाता है। यह काल न केवल अपनी स्थापत्य कला के लिए उल्लेखनीय था, बल्कि एक कुशल नौकरशाही की स्थापना और राज्य धर्मशास्त्र के सुदृढ़ीकरण के लिए भी उल्लेखनीय था। तीसरे राजवंश ने अतीत से एक क्रांतिकारी विच्छेद का संकेत दिया। फिरौन दजेसर और उनके प्रतिभाशाली वजीर और वास्तुकार इम्होटेप, जिन्हें बाद में चिकित्सा और वास्तुकला के देवता के रूप में पूजा गया, ने साक्कारा के स्टेप पिरामिड का निर्माण करके वास्तुकला में क्रांति ला दी। यह पिरामिड विश्व की पहली जात स्मारकीय पत्थर संरचना है, जो एक दूसरे पर आरोपित मस्तबाओं की श्रृंखला थी, जो फिरौन की आत्मा के लिए स्वर्ग की सीढ़ी का प्रतीक थी। साक्कारा परिसर पूरी तरह से पत्थर से निर्मित पहली संरचना थी और इसकी दीवारों, प्रांगणों और मंदिरों के डिजाइन ने बाद के सभी अंत्येष्टि परिसरों के लिए आदर्श स्थापित किया। चौथे राजवंश में इस रचनात्मक उत्साह और सत्ता के केंद्रीकरण का चरम देखा गया। फिरौन स्नेफ्रू, खुफू, चेओप्स, खफरे, केफ्रेन और मेनकौरे माइसेरिन्स ने सबसे प्रतिष्ठित पिरामिडों गीजा पठार की कल्पना की और उन्हें क्रियान्वित किया। खुफू के पिता सेनेफेरू एक अथक निर्माणकर्ता थे। उन्होंने मीदुम के पिरामिड, बेंट पिरामिड और दशूर में लाल पिरामिड का निर्माण करके पिरामिड आकार को पूर्ण किया। लाल पिरामिड पहला सच्चा पिरामिड है, जिसके चिकने चेहरे और डिजाइन मानक बन गए। खुफू गीजा के महान पिरामिड के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे, जो अब तक का सबसे बड़ा और प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसके निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य और इंजीनियरिंग संगठन की आवश्यकता थी, जो फिरौन की पूर्ण शक्ति और राज्य की संसाधन जुटाने की क्षमता को दर्शाता था। ये संरचनाएं, जो फिरौन की पूर्ण शक्ति और राज्य के उन्नत संगठन का प्रमाण थीं, केवल कब्रें नहीं थीं, बल्कि विशाल अंत्येष्टि परिसर थीं, जिनमें घाटी मंदिर, पुल, शवगृह मंदिर और उपग्रह पिरामिड शामिल थे। एक जीवित देवता और सूर्य देवता रा के पुत्र के रूप में फिरौन को मिस्र के जीवन चक्र की गारंटी के लिए परलोक में अपने मार्ग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसकी मरणोपरांत भलाई राज्य की भलाई का पर्याय थी। गीजा का महान स्फिंक्स, जो संभवतः खफरे के लिए बनाया गया था, शेर के शरीर और मानव सिर के साथ फिरौन की शक्ति और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि 5वें और 6ठे राजवंशों के दौरान राजशाही की पूर्ण शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। हेलियोपोलिस में केंद्रित सूर्य देवता रा के बढ़ते पंथ और रा के पुजारियों के बढ़ते प्रभाव ने फिरौन के पूर्ण देवत्व को चुनौती दी। पिरामिड ग्रंथ प्राचीन साम्राज्य के अंतिम फराव उनास से शुरू की कब्रों में पाए गए शिलालेख पृथ्वी पर फराव की शक्ति के बजाय रा के साथ आकाश में उसकी भूमिका पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। विकेंद्रीकरण एक अन्य महत्वपूर्ण कारक था। फिरौन ने कुलीनों और उच्च अधिकारियों को भूमि और वंशानुगत उपाधियों से पुरस्कृत करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से नोमार्क्स, प्रांतीय गवर्नर को। इससे धीरे धीरे केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया। पेपी द्वितीय, छठे राजवंश का लंबा शासनकाल, जो लगभग 94 वर्षों तक चला, इतिहास में सबसे लंबा, के बाद पतन हो गया। जब पेपी द्वितीय की मृत्यु हुई तो एक मजबूत उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति और नोमार्क्स की बढ़ती स्वायत्तता के कारण प्रथम मध्यवर्ती काल की शुरुआत हुई। प्रथम मध्यवर्ती काल 7वें से 11वें राजवंश अराजकता और सामाजिक अव्यवस्था का समय था, जिसे अक्सर मिस्र के ग्रंथों में अराजकता के समय के रूप में वर्णित किया गया है, जहां मात का स्थान इस्फेट अव्यवस्था ने ले लिया था। मेम्फिस में केंद्रीय शक्ति क्षीण हो गई। देश लगभग स्वतंत्र नोम्स प्रांतों की श्रृंखला में विभाजित हो गया, जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। संभवतः नील नदी के निम्न जलस्तर के कारण फसल खराब होने से अकाल और जलवायु अस्थिरता ने भूमि को त्रस्त कर दिया। इपुवेर की चेतावनियां नामक दस्तावेज में अराजकता का स्पष्ट वर्णन किया गया है। अमीर और गरीब हो गए, गरीब उठ खड़े हुए और फिरौन के मकबरे को अपवित्र कर दिया गया। राजनीतिक अराजकता के बावजूद
यह महान साहित्यिक विकास और सामाजिक परिवर्तन का समय था। फारौनिक सत्ता के संकट ने एक गहन धार्मिक परिवर्तन को जन्म दिया। मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा को लोकतांत्रिक बना दिया गया। इससे पहले केवल देवता के रूप में फिरौन को ही परलोक में जाने की गारंटी दी जाती थी। अब अंत्येष्टि संस्कार, जो पहले केवल फराओ के लिए आरक्षित था, आम व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध होने लगा, जैसा कि कॉफिन ग्रंथों के प्रसार से स्पष्ट है, जिसने इसे अनुकूलित और विस्तारित किया। पिरामिड ग्रंथ प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप। इस परिवर्तन का अर्थ यह था कि अब व्यक्तिगत कल्याण केवल फिरौन के मरणोपरांत कल्याण पर निर्भर नहीं था। धीरे धीरे सत्ता के दो केंद्र उभरे। निचले मिस्र में हेराक्लियोपोलिस 9वां और 10वां राजवंश और ऊपरी मिस्र में थेब्स 11वां राजवंश। इन दो प्रतिद्वंद्वी राज्यों के बीच संघर्ष ने इस अवधि को काफी हद तक परिभाषित किया, जिसमें थेबन राजकुमार अंततः प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। थेब्स से शासन करने वाले 11वें राजवंश के मेंटुहोटेप द्वितीय ने हेराक्लियोपोलिटन्स को पराजित करने के बाद लगभग 2055 ईसा पूर्व मिस्र का पुनः एकीकरण किया, जिससे मध्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। इस घटना को मात की पुनर्स्थापना के रूप में मनाया गया। इस युग को मिस्र की संस्कृति और साहित्य के शास्त्रीय काल, आत्मनिरीक्षण और बौद्धिक परिपक्वता के समय के रूप में देखा जाता है। फिरौन ने मात को बहाल करने, सीमा को सुरक्षित करने तथा बुद्धिमान और सुरक्षात्मक शासकों की छवि पेश करने पर ध्यान केंद्रित किया। अमेनेमहट प्रथम 12वें राजवंश के संस्थापक के शासनकाल में राजधानी को इज्जातवी एल फयूम के निकट में स्थानांतरित कर दिया गया, जो पूरे देश को नियंत्रित करने के लिए एक अधिक केंद्रीय स्थान था। हालांकि थेब्स ने अपना धार्मिक महत्व बरकरार रखा। विशेष रूप से 12वां राजवंश मध्य साम्राज्य का शिखर था। सेसोस्ट्रिस तृतीय और अमेनेमहट तृतीय जैसे फराओ ने विशाल विकास परियोजनाएं चलाईं। सेसोस्ट्रिस तृतीय को एक योद्धा राजा के रूप में याद किया जाता है, जिसने नूबिया पर कब्जा कर लिया और उसकी सोने की खदानों तक पहुंच सुनिश्चित कर ली। उन्होंने बुहेन सहित दक्षिणी सीमा पर कई भव्य किलों के निर्माण का आदेश दिया। अमेनेमहट तृतीय ने एल फयूम क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, सिंचाई और भूमि सुधार में भारी सुधार किया, जिससे कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हवारा में अमेनेमहट तृतीय का भूल भुलैया या शवगृह मंदिर इतना विशाल था कि बाद के यूनानी लेखकों ने भी इसकी प्रशंसा की। फिरौन का चरित्र स्पष्ट रूप से बदल गया। पुराने साम्राज्य के सुदूरवर्ती फराओ के विपरीत मध्य साम्राज्य के शासकों ने स्वयं को अपने लोगों के चरवाहे के रूप में चित्रित किया, जो न्याय और कल्याण के प्रति चिंतित थे। अक्सर उनकी मूर्तियों में एक गंभीर यथार्थवाद होता था, जो जिम्मेदारी के भार को दर्शाता था। यह अवधारणा उस समय की साहित्यिक कृतियों जैसे द स्टोरी ऑफ सिनुहे, विश्व साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति, और द टीचिंग्स ऑफ अमेनेमहट में परिलक्षित हुई, जिसमें राजघराने के बारे में अधिक व्यावहारिक और कभी-कभी निंदक दृष्टिकोण दिखाया गया। इस काल की कला और मूर्तिकला ने भावनात्मक परिष्कार और यथार्थवाद को प्राप्त किया, जिसकी बराबरी शायद ही कभी की जा सकती है, जिसमें शासकों को विचारशील या यहां तक कि थके हुए भावों के साथ चित्रित किया गया है। ताबूत ग्रंथों का विकास मृतकों की पुस्तक के रूप में हुआ। हालांकि इसका सबसे प्रसिद्ध संस्करण नए साम्राज्य का है, जिसने मृतकों के लिए मार्गदर्शिका का विस्तार किया। दुआत अंडरवर्ल्ड 12वें राजवंश के बाद एक बार फिर केंद्रीय शक्ति कमजोर हो गई, आंशिक रूप से उत्तराधिकार की समस्याओं और नील डेल्टा में बढ़ते आप्रवासन के कारण। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय मध्यवर्ती काल का उदय हुआ। इस युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना हिक्सोस, विदेशी भूमि के शासकों का आगमन और उत्थान था, जो एशियाई सेमिटिक मूल के लोग थे, जो डेल्टा में शांतिपूर्वक बस गए थे और जिन्होंने सत्ता शून्यता का लाभ उठाते हुए अंततः निचले मिस्र पर नियंत्रण कर लिया तथा अवारिस 15वें राजवंश में अपनी राजधानी स्थापित की। यद्यपि मिस्र के इतिहास में हिक्सोस को अक्सर बर्बर आक्रमणकारी के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने मिस्र की संस्कृति और प्रशासन के कई पहलुओं को अपनाया था। उनका सबसे स्थायी योगदान मिस्र में नई सैन्य प्रौद्योगिकियों का आगमन था। घोड़ा और युद्ध रथ, जिसने सैन्य गतिशीलता को बदल दिया। मिश्रित धनुष, जो साधारण मिस्री धनुष से अधिक शक्तिशाली था,
तथा धातु विज्ञान में सुधार, जिसमें मजबूत हेलमेट और तलवारें शामिल थीं, जबकि हिक्सोस ने उत्तर पर शासन किया और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया। 17वें राजवंश ने हिक्सोस के जागीरदार के रूप में कार्य करते हुए थेब्स से ऊपरी मिस्र पर अनिश्चित संप्रभुता बनाए रखी। तनावपूर्ण सह अस्तित्व का यह काल मिस्र के राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के पीछे प्रेरक शक्ति था। एकीकरण और हिक्सोस के निष्कासन के लिए संघर्ष एक क्रमिक प्रक्रिया थी। सेकेनराता जैसे थेबन फराओ ने संघर्ष शुरू किया। उनकी मम्मी में घातक घाव दिखाई देते हैं, जिनसे पता चलता है कि उनकी मृत्यु युद्ध में हुई थी। उनके बेटे कामोसे ने युद्ध जारी रखा और शत्रुता को अवारिस तक ले गए। यह कामोस का भाई अहमोस प्रथम था, जो अंततः हिक्सोस को मिस्र से बाहर निकालने में सफल रहा तथा दक्षिणी कनान तक उनका पीछा किया और सीमाओं को सुरक्षित किया, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अहमोस की जीत ने न केवल स्वतंत्रता बहाल की, बल्कि देश में एक नई सैन्यवादी भावना भी पैदा की, जिसने मिस्र की सबसे बड़ी शक्ति और प्रभाव के काल की नींव रखी। नया साम्राज्य। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नया साम्राज्य 18वें से 20वें राजवंश। साम्राज्य का युग, योद्धा फिरौन, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और विशाल मंदिरों के निर्माण का समय है। हिक्सोस आक्रमण से सबक सीखकर फिरौन ने एक विशाल सैन्य साम्राज्य बनाने की दिशा में काम शुरू किया तथा मिस्र के नियंत्रण को नूबिया दक्षिण में और लेवेंट उत्तर पूर्व में सीरिया फिलिस्तीन तक विस्तारित किया तथा जागीरदार राज्यों और गैरिसनों की एक प्रणाली बनाई। 18वां राजवंश संभवतः सबसे प्रसिद्ध है और यह मिस्र की समृद्धि और कलात्मक शक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। हत्शेपसुत, जो कुछ महिला फराओं में से एक थी, ने अपने पति सौतेले भाई थुतमोस द्वितीय की मृत्यु के बाद पहले अपने सौतेले बेटे थुतमोस तृतीय के लिए रीजेंट के रूप में शासन किया और फिर फराओ की पूर्ण उपाधि ग्रहण की। हत्शेपसुत ने निर्माण देर एल बहारी में उनका भव्य शवगृह मंदिर एक ऐतिहासिक स्थल है और व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से पंट की भूमि पर उनका अभियान, जिसके माध्यम से वे लोबान, गंधरस और आबनूस लेकर आईं। थुतमोस तृतीय, जिसे अक्सर मिस्र का नेपोलियन कहा जाता है, ने हत्शेपसुत की मृत्यु के बाद राज्य को एक शाही महाशक्ति में बदल दिया। उन्होंने लेवेंट में 17 सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया तथा साम्राज्य को फरात नदी तक मजबूत किया। उन्होंने प्रतिष्ठा युद्ध की अवधारणा का आविष्कार किया, जिसके तहत वे अपने अधीन राजाओं के पुत्रों को मिस्र लाकर दरबार में शिक्षा दिलाते थे और उनकी वफादारी सुनिश्चित करते थे। अमेनहोटेप और थुटमोस के शासनकाल में धन का प्रवाह थेब्स की ओर हुआ, जहां भगवान अमुन का पंथ अमुन रा के साथ मिलकर अपने चरम पर पहुंच गया। करनाक और लक्सर के शानदार परिसरों का निर्माण किया गया और राजाओं की घाटी में फिरौन को दफनाना शुरू किया गया, जहां उन्हें लुटेरों से बचाने के लिए चट्टानों को काटकर कब्रें बनाई गईं, जो पुराने साम्राज्य के पिरामिडों के भाग्य से बचने का एक प्रयास था। सबसे बड़ा आंतरिक विघटन का क्षण अमेनहोटेप चतुर्थ के समय आया, जिसने अपना नाम बदलकर अखेनातेन 18वां राजवंश रख लिया। उन्होंने एक क्रांतिकारी धार्मिक क्रांति की शुरुआत की। एटेनिज्म, पारंपरिक देवमंडल, विशेष रूप से अमुन की पूजा को समाप्त करना और एकमात्र सच्चे देवता के रूप में सौर डिस्क एटन की अनन्य पूजा को बढ़ावा देना, एकेश्वरवाद या एकेश्वरवाद का प्रारंभिक रूप। उन्होंने राजधानी को एक नए शहर अखेताटेन, एटन का क्षितिज, आधुनिक अमरना में स्थानांतरित कर दिया, जो एक योजनाबद्ध शहर था जिसे शुरू से ही बनाया गया था। अमरना काल की कला की विशेषता असामान्य और कभी-कभी अतिरंजित प्रकृतिवाद थी, जिसमें शाही परिवार, उनकी पत्नी, प्रतिष्ठित नेफरतिति सहित को अंतरंग दृश्यों और गैर आदर्श शारीरिक विशेषताओं के साथ दिखाया गया था। यह अवधि छोटी लेकिन उथल-पुथल भरी रही, जिससे अमुन के पुजारियों में भारी आक्रोश फैल गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र युवा तूतनखामुन, मूल रूप से तूतनखातेन, ने पुरानी धार्मिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। 1922 में हॉवर्ड कार्टर द्वारा तूतनखामुन के लगभग अक्षुण्ण मकबरे की खोज इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक है।
जो नए साम्राज्य के राजघरानों की समृद्धि की एक अद्वितीय झलक प्रदान करती है। 19वें राजवंश पर रामेसाइड्स का प्रभुत्व था, जो रामसेस नामक एक जनरल के वंशज थे। सेठी प्रथम और रामसेस द्वितीय महान ने सीरिया पर नियंत्रण के लिए हित्तियों, अनातोलिया में एक उभरती हुई शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़कर मिस्र के सैन्य गौरव को बहाल किया। कादेश का युद्ध 1274 ईसा पूर्व इतिहास में सबसे अधिक प्रलेखित रथ युद्ध है। यद्यपि इसका परिणाम गतिरोध रहा, लेकिन इसका समापन दो महाशक्तियों के बीच पहली जात शांति संधि के रूप में हुआ, जिसे कादेश की संधि कहा गया, जो प्राचीन कूटनीति का एक प्रमुख दस्तावेज है। रामसेस द्वितीय ने 66 वर्षों तक शासन किया और उन्हें प्रायः अंतिम महान मिस्री फराओ माना जाता है। वह एक विपुल निर्माता थे, जिन्होंने रामेसियम और अबू सिम्बल के मंदिरों, जिसमें 4 विशाल स्तंभ हैं, जैसे विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसने मिस्र की वास्तुकला और ऐतिहासिक स्मृति पर स्थायी प्रभाव डाला तथा इसे लगभग एक पौराणिक आकृति का रूप दे दिया। नया साम्राज्य 20वें राजवंश के साथ समाप्त हो गया, जिसके फराओ को अक्सर रामसेस तृतीय से रामसेस 11 नाम से पुकारा जाता था। समुद्री लोगों का दबाव, जो अज्ञात आक्रमणकारियों का एक समूह था, जिन्होंने पूर्वी भूमध्य सागर को तबाह कर दिया था और माइसीनियन सभ्यता और हित्ती साम्राज्य को नष्ट कर दिया था, एक निरंतर खतरा था। रामसेस तृतीय ने नौसैनिक और स्थलीय युद्धों की एक श्रृंखला में उन्हें पीछे हटाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन इसकी कीमत राज्य के खजाने और सैन्य शक्ति को स्थायी रूप से कमजोर करने के रूप में चुकानी पड़ी। आंतरिक अस्थिरता, जिसमें श्रमिकों की हड़तालें, प्रसिद्ध डेयर एल मदीना हड़ताल और कब्रों की लूट, जिसका उल्लेख टॉम्ब पपीरी में मिलता है, शामिल हैं, ने गिरावट को चिह्नित किया। 20वें राजवंश के अंत तक सत्ता पुनः विभाजित हो गई थी। उत्तर में नाम मात्र का फराओ और दक्षिण पर थेब्स में अमुन का उच्च पुजारी का नियंत्रण था, जिससे तृतीय मध्यवर्ती काल की शुरुआत हुई। तृतीय मध्यवर्ती काल 21वीं से 25वीं राजवंश की विशेषता लगातार विखंडन थी। देश प्रभाव के क्षेत्रों में विभाजित था। उत्तर में, जहां 21वें राजवंश के फराओ शासन करते थे, जिनकी राजधानी तानिस में थी, और दक्षिण में अमुन के उच्च पुजारियों द्वारा नियंत्रित लीबियाई मूल के कई राजवंश थे जो शासन करने में सफल रहे, लेकिन सबसे उल्लेखनीय था 25वें राजवंश कुश, नूबिया के काले फिरौन द्वारा एकीकरण। मूल रूप से मिस्र के दक्षिण में कुश राज्य, वर्तमान सूडान से आए कुश लोग मिस्र को अपनी संस्कृति का उद्गम स्थल मानते थे और उनका लक्ष्य मात और नए साम्राज्य के गौरव को पुनर्स्थापित करना था। पिये और तहरका जैसे फराओ ने मिस्र और नूबिया पर एक विशाल साम्राज्य के रूप में शासन किया और पुराने तथा मध्य साम्राज्यों की कला को पुनर्जीवित किया। हालांकि उनका प्रभुत्व बढ़ते असीरियन साम्राज्य के साथ संघर्ष का स्रोत था। उत्तरकाल 26वें से 31वें राजवंश राष्ट्रीय शक्ति को पुनः स्थापित करने के प्रयासों का चक्र था, जिसके बाद विदेशी आक्रमण हुए। सैत्यकाल 26वां राजवंश ने कुशियों को खदेड़ने में असीरियन सहायता के साथ पुराने साम्राज्य की संस्कृति का एक संक्षिप्त पुनरुद्धार हासिल किया, जो कि एक अवधि थी पुनः प्रवर्तन कलात्मक और प्रशासनिक, जिससे अस्थायी स्थिरता आई। हालांकि विदेशी प्रभुत्व अपरिहार्य था। असीरियाई लोगों ने 671 ईसा पूर्व में आक्रमण किया और अंततः उनके प्रभाव का स्थान नव बेबीलोन साम्राज्य ने ले लिया। मिस्र की स्वतंत्रता का अंतिम भाग्य 525 ईसा पूर्व में कैम्बिसेस द्वितीय 27वें राजवंश के तहत फारसी विजय के साथ तय हो गया, जिसने मिस्र को विशाल अचमेनिद साम्राज्य के एक क्षत्रप प्रांत में बदल दिया। यद्यपि मिस्र ने कुछ स्थानीय राजवंशों 28वें से 30वें राजवंश के अधीन कुछ समय के लिए अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। फिरौन नेक्टेनेबो द्वितीय मिस्र का अंतिम देशी फिरौन था, जो 343 ईसा पूर्व में द्वितीय फारसी विजय से पहले भाग गया था। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के आगमन के साथ मिस्र के इतिहास की दिशा अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई। फारसी प्रभुत्व से मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किए जाने पर
सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की, जिसकी रणनीतिक स्थिति और शहरी योजना ने इसे शीघ्र ही हेलेनिस्टिक दुनिया का बौद्धिक और वाणिज्यिक प्रकाश स्तंभ बना दिया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके सेनापतियों के बीच विभाजित हो गया और मिस्र पर टॉलेमी प्रथम सोटर का अधिकार हो गया, जिससे टॉलेमिक राजवंश लैगिड्स की शुरुआत हुई। टॉलेमी यद्यपि संस्कृति और भाषा में यूनानी थे, फिर भी उन्होंने मिस्र की जनता के सामने स्वयं को फिरौन के वैध उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया, अनुष्ठानों को अपनाया, मिस्र के देवताओं के लिए मंदिर बनवाए तथा धार्मिक संरचना और नौकरशाही को बनाए रखा। अलेक्जेंड्रिया अपने प्रसिद्ध अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय, प्राचीन विश्व में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र, और अलेक्जेंड्रिया के प्रकाश स्तंभ विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक, जो समुद्री शक्ति और नवाचार का प्रतीक है। सांस्कृतिक रूप से राजवंश ने ग्रीक और मिस्र के तत्वों को मिश्रित किया, जिससे देवता, सेरापिस और समन्वयात्मक कला का उदय हुआ। हालांकि टॉलेमिक शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। राजवंशीय संघर्ष, जिसमें भाइयों और रिश्तेदारों के बीच षड्यंत्र और हत्याएं शामिल थीं, खराब आर्थिक प्रबंधन और रोम के बढ़ते प्रभाव ने राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे यह रोमन संरक्षण पर अधिकाधिक निर्भर हो गया। राजवंश की अंतिम और सबसे प्रसिद्ध शासक क्लियोपेट्रा सप्तम 69 से 30 वर्ष ईसा पूर्व थी। एक प्रतिभाशाली, सुसंस्कृत और करिश्माई व्यक्तित्व, मिस्र भाषा बोलने वाला एकमात्र जात टॉलेमी। उन्होंने सबसे शक्तिशाली रोमन नेताओं के साथ रणनीतिक गठबंधन के माध्यम से मिस्र की शक्ति को बहाल करने का प्रयास किया। पहले जूलियस सीजर, जिनसे उनका एक बेटा सीजेरियन था, और फिर मार्क एंटनी। उनका सपना एक ऐसे पूर्वी हेलेनिस्टिक साम्राज्य का था जो रोम की शक्ति का प्रतिकार कर सके। 21 ईसा पूर्व में एक्टियम के महत्वपूर्ण युद्ध में ऑक्टेवियन, भविष्य के सम्राट ऑगस्टस से उनकी अंतिम हार, और उसके बाद 30 ईसा पूर्व में उनकी आत्महत्या ने फारोनिक स्वतंत्रता के निर्णायक अंत को चिह्नित किया। मिस्र को रोमन सम्राट के निजी प्रांत के रूप में मिला लिया गया और एक स्वतंत्र सभ्यता के रूप में उसका इतिहास समाप्त हो गया। रोमन शासन के तहत मिस्र साम्राज्य का अन्न भंडार बन गया, खासकर रोम की आबादी के भरण पोषण के लिए। रोमनों ने नील नदी के कृषि संसाधनों का कुशलतापूर्वक दोहन किया। यद्यपि रोमन सम्राटों को मिस्र के मंदिरों में फिरौन के रूप में चित्रित किया गया था, फिर भी मिस्र की आबादी एक सख्त रोमन प्रशासन के अधीन थी, जिसका नेतृत्व एक घुड़सवार प्रीफेक्ट करता था। मिस्र में धार्मिक जीवन कायम रहा तथा फिले में आइसिस को समर्पित मंदिर जैसे मंदिर लगातार फलते फूलते रहे। हालांकि 1ली से 4th शताब्दी ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया, प्रारंभिक ईसाई धर्मशास्त्र का एक प्रमुख केंद्र में, ईसाई धर्म के आगमन और विकास ने प्राचीन फारोनिक धर्म के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। शाही फरमानों, विशेषकर थियोडोसियस प्रथम के शासनकाल में, जिनमें मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया था, के कारण अंतिम मंदिरों को बंद कर दिया गया। अंतिम ज्ञात चित्रलिपि पाठ 394 ईस्वी में फिले में पाया जाता है तथा अंतिम डेमोटिक पाठ, जो बाद में कर्सिव लिपि में लिखा गया, शीघ्र ही लुप्त हो गया। चित्रलिपि पढ़ने की क्षमता क्षीण हो गई और प्राचीन मिस्र के रहस्य 1799 में रोसेटा स्टोन की खोज तक गुप्त ही रहे। मिस्र का समाज कठोर रूप से पदानुक्रमित और धर्मतंत्रात्मक था, जो एक सामाजिक पिरामिड के रूप में संरचित था। शीर्ष पर फिरौन था, जो दिव्य सम्राट था, देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ था तथा मात को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। उनके नीचे वजीर और उच्च नौकरशाही थी। वजीर प्रशासन का मुखिया होता था, मूलतः प्रधानमंत्री, न्याय, राजकोष और नील नदी के प्रबंधन का प्रभारी। इसके बाद पुरोहितों का स्थान आता था, जिनके पास काफी शक्ति होती थी। खासकर नए साम्राज्य के दौरान थेब्स स्थित अमून मंदिर के पुरोहित, जो मंदिर की विशाल संपत्ति और ईश्वरीय पूजा के प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। प्रशासन के लिए शास्त्री सबसे महत्वपूर्ण वर्ग थे, क्योंकि चित्रलिपि और पवित्र चिन्हों को पढ़ना और लिखना जानने से उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति की गारंटी मिलती थी और वे नौकरशाही का प्रवेश द्वार थे। कारीगर और व्यापारी फराव मंदिरों या निजी व्यक्तियों के लिए काम करते थे, जिनमें बिल्डर, जौहरी, कुम्हार और बढ़ई शामिल थे। जनसंख्या का विशाल बहुमत किसानों का था, जो यद्यपि आधुनिक अर्थों में दास नहीं थे।
फिर भी सिंचाई या निर्माण परियोजनाओं पर फिरौन के लिए दास श्रम करने के लिए बाध्य थे। मिस्र का धर्म बहुदेववादी था और शाश्वत जीवन सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। मुख्य देवता जैसे रा, सूर्य, ओसिरिस, मृत्यु और पुनरुत्थान, आइसिस, जादू और मातृत्व, होरस, राज्य और सुरक्षा, और अमुन, थेब्स के स्थानीय देवता जो मुख्य देवता बन गए, ने एक गतिशील देवमंडल का गठन किया। मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा जटिल थी, जिसमें आत्मा के कई भाग शामिल थे। का जीवन शक्ति या आध्यात्मिक द्विगुण, बा मृतक का व्यक्तित्व जो पाताल लोक और जीवित जगत के बीच यात्रा कर सकता था, और अख आत्मा का रूपांतरित और महिमामय रूप जो देवताओं में शामिल हो गया। ममीकरण 70 दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया शरीर को संरक्षित करने के लिए आवश्यक था, जिससे और यह बा शरीर के साथ पुनः मिलन होता है और व्यक्ति अमरता प्राप्त करता है। ओसिरिस की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय वह महत्वपूर्ण क्षण था जहां मृतक के हृदय, चेतना का स्थान, को मात सत्य के पंख के विरुद्ध तौला गया। यदि हृदय हल्का था तो मृतक अनंत जीवन में चला गया, यदि यह भारी था तो उसे राक्षस अम्मित ने खा लिया। जबकि पिरामिड प्रतिष्ठित हैं, मिस्र की वास्तुकला की विशेषता इसके विशाल मंदिर थे, जिन्हें देवताओं को रखने और अनुष्ठान करने के लिए आश्चर्यजनक परिशुद्धता के साथ बनाया गया था। करनाक और लक्सर के मंदिर अपने विशाल हाइपोस्टाइल हॉल और ओबेलिस्क के साथ स्मारकीय धार्मिक वास्तुकला के उदाहरण हैं। मिस्र की कला सख्त परंपराओं द्वारा शासित थी। अग्रभाग, आकार के पदानुक्रम का उपयोग, फराव हमेशा दूसरों की तुलना में बड़ा होता था, और परिप्रेक्ष्य जहां शरीर को प्रोफाइल में खींचा जाता था लेकिन आंख और कंधे सामने से दिखाए जाते थे। स्थायित्व और जादुई स्पष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई इस कठोर शैली को अमरना काल के दौरान केवल अस्थायी रूप से ही नष्ट किया गया। मिस्रवासियों ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में वे परिसंचरण तंत्र को जानते थे, जटिल शल्य क्रियाएं करते थे तथा शरीर रचना विज्ञान का विस्तृत ज्ञान रखते थे। ममीकरण के कारण के थी। एबर्स और एडविन स्मिथ मेडिकल पपीराई उनके ज्ञान के प्रमाण हैं। गणित में उन्होंने दशमलव प्रणाली विकसित की थी और ज्यामिति का उन्नत ज्ञान था जो पिरामिड और सिंचाई के निर्माण के लिए आवश्यक था। वे एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक काटे गए पिरामिड के आयतन की गणना करने का अनुमानित सूत्र जानते थे। अंत में कैलेंडर के संबंध में उन्होंने 365 दिनों का एक सौर कैलेंडर बनाया, जिसे 30 दिनों के 12 महीनों में विभाजित किया गया। साथ ही 5 अतिरिक्त दिन भी। एपागोमेनल मूलतः वही कैलेंडर जो आज प्रयोग किया जाता है, जो अन्यत्र प्रचलित चंद्र कैलेंडर की तुलना में कहीं अधिक सटीक था। प्राचीन मिस्र की विरासत बहुत विशाल है। बाद की सभ्यताओं पर इसका प्रभाव वास्तुकला, धर्म और गणित में दिखाई देता है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी प्रगति, 365 दिन के सौर कैलेंडर का विकास तथा उनके जटिल धर्मशास्त्र ने यूनानियों और रोमनों को तथा उनके माध्यम से पश्चिमी सभ्यता को भी प्रभावित किया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बार तक।